Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Students, today our second lecture and we are going to discuss the following topics. Number 1, electric field. Number 2, electric field due to a point charge. Number 3, electric field lines. Number 4, electric flux. Now starting our first topic, electric field. Student, as we discussed earlier, that the behavior of static charge is totally different from the behavior of moving charge. अब जिस रीजन और जिस एरिया में ये स्टैटिक चार्ज अपना बिहेवियर शो करेगा, उस रीजन या उस सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम देंगे। यानी कि हमें पता है कि एक स्टैटिक चार्ज किसी दूसरे स्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन शो करता है, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन कितने एरिया तक वो शो कर सकता है या उसकी रेंज कहां तक है, इस चीज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द एरिया अराउंड अ चार्ज बॉडी where another charge experience a force is called electric field। यानी कि वो एरिया जो कि एक चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल के दरमियान के अराउंड मौजूद है और इस एरिया के अंदर आने वाले किसी और चार्ज के ऊपर वो रीजन या वो चार्ज उस रीजन के अंदर रहते हुए एक फोर्स अप्लाई करे, तो इस रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिया जाता है। जैसा कि यहां पे जाहिर है कि आपके सामने दो चार्जेस मौजूद हैं। एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वाइट सरफेस या ब्लैंक रीजन से शो किया गया है, और एक नेगेटिव चार्ज है जो इस रीजन से बाहर मौजूद है। अगर ये नेगेटिव चार्ज इस ब्लैंक रीजन के अंदर मौजूद होता तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना शुरू कर देता और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज इस ब्लैंक रीजन के बाहर मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज एक इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इस पॉजिटिव चार्ज से मौजूद है या आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसकी वजह से इस चार्ज के ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद रखिएगा, हमेशा उसी वक्त अप्लाई हो सकता है जब एक स्टैटिक चार्ज के पास उस रीजन के अंदर उस जगह पर कोई दूसरा चार्ज मौजूद हो। यानी कि एक सिंगल स्टैटिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस आप उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक कि कोई और चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास या उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद ना हो। Now moving towards next topic is electric field intensity। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यहां हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। यानी कि हम उस स्ट्रेंथ या उस फोर्स या उस फील्ड को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टैटिक चार्ज अपने रीजन यानी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर शो कर रहा होता है। According to the definition of electric field intensity, the magnitude of force per unit positive charge placed at that point is called electric field intensity। It means that एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स ड्यू टू द हैवी चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। Suppose that we have two charges. One is a heavy charge, heavy positive charge Q, and another a small test charge Q naught. The magnitude of heavy positive charge is much larger than a small charge
Q नॉट। यानी हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जो कि कैपिटल Q से जाहिर किया जा रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही ज्यादा लार्ज है as compared to the electric field of that small charge which is denoted by Q naught. अब ये हैवी चार्ज Q इस स्मॉल चार्ज Q naught पे जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, इस फोर्स को एक्सपीरियंस करना उस स्मॉल चार्ज Q naught के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें या मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल है फोर्स पर यूनिट चार्ज और पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट। The SI unit of electric field intensity will be Newton per coulomb or volt per meter. Now students, moving towards our third topic, which is electric field intensity due to a point charge. This is a mathematical explanation of electric field intensity, and for this we again suppose two charges. One is Q, which is a heavy charge, heavy positive charge, and other is Q naught, which is a small charge and at a distance r from that heavy charge Q. Now according to the formula of Coulomb's law, Coulomb says that if two point charges at a distance r from each other, they apply a Coulomb force on each other which is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. According to him, F is equals to K Q naught upon R square. K is a Coulomb constant, Q is a heavy charge, positive charge, and Q naught is a small test charge, and R square the distance between these two charges. As R is the unit vector directed from charge Q to Q naught, therefore in vector form, Coulomb law can be written as F is equals to K Q naught upon R square with multiplication of R unit vector. So the field intensity due to the point charge is given as E is equals to F upon Q naught, as we discussed earlier कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट है। और अगर आप इस F की जगह पर यहां पुट करते हैं F कूलम्स लॉ की वैल्यू को, तो हमारे पास यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से E is equals to K Q naught upon R square R unit vector divided by Q naught. Q naught will cancel Q naught and the remaining formula will be E is equals to K Q upon R square R unit vector. The formula shows that the electric field intensity is totally depends on the magnitude of the source charge Q. यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज Q होगा, जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज Q होगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस वक्त वीक होगी जब आप इस चार्ज Q से, उस सोर्स चार्ज Q से दूर जाना शुरू करेंगे, यानी कि आपका डिस्टेंस उस चार्ज Q से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। और जैसे जैसे आप उस सोर्स चार्ज Q के करीब जाना शुरू करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। Now moving towards our new topic about
electric field lines. Basically electric field lines ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उस फोर्स की जो कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई कर रहा होता है। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इनको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है तो उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी फील्ड लाइंस हैं जो हमने अपनी आसानी के लिए जनरेट की हैं ताकि हम इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें जो कॉन्सेप्ट कूलम्स ने हमें दिया था, यानी कूलम फोर्स और कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। Now, according to the definition, electric field lines are an excellent way of visualizing electric field. They were first introduced by Michael Faraday himself, and he says that the electric field in the vicinity of charged body can be represented by imaginary lines called electric field lines. It means that कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज बॉडी या किसी भी स्टैटिक चार्ज की वजह से जो उसके अराउंड जनरेट हो रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को शो करने के लिए इमेजिनरी लाइंस को शो किया गया, और ये इमेजिनरी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाई या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स का नाम दिया जाता है। A field line is drawn tangential to the net at a point. Thus, at any point, the tangent to the electric field lines matches the direction of electric field at that point. It means electric field lines tangent to the net at a point, और ये electric field lines शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। Properties of electric field lines. Electric field lines have some properties by which we can clearly understand them. The properties of electric field lines are given below. 1. These lines are imaginary lines. यानी कि पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास जहन में यही है कि इमेजिनरी लाइंस हैं जिनको हमने खुद ड्रॉ किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड, the relative density of field lines around a point corresponding to the relative strength or magnitude of electric field at that point. यानी कि density of electric field lines around a charge, किसी भी चार्ज के अराउंड जितनी फील्ड लाइंस शो की जाती हैं वो बेसिकली उस चार्ज की मैग्नीट्यूड या उस चार्ज के स्ट्रेंथ को शो कर रही होती हैं जिस चार्ज में से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट आउट हो रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस चार्ज पर टर्मिनेट हो रही हैं। Number 3, the field lines never intersect each other because these lines are perpendicular to the point. ये लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं उस पॉइंट चार्ज के जहां से वो इमिट आउट हो रही हैं या जिस पॉइंट चार्ज पर वो टर्मिनेट हो रही हैं। 4, the magnitude of charge and the number of field lines both are proportional to each other. ये वही पॉइंट है जो डेंसिटी वाला हमने अभी डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से इमिट आउट हो रही होंगी, या जितना स्मॉल चार्ज या वीक चार्ज होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से इमिट आउट हो रही होंगी। Fifth, the start point of the field lines is at positive charge and end at negative charge. यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इमिट आउट करेगा और नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज
always start electric field lines, and these field lines are terminated at negative charge. You can see that positive charges electric field lines को emit out कर रहे हैं, negative charges electric field lines को terminate कर रहे हैं या उसके inside enter electric field lines हो रही हैं. Last, for the field lines to either start or end at infinity, a single charge must be used. सबसे important चीज कि आपके पास कोई भी field line जो कि किसी जगह से start हो रही है या किसी infinity के ऊपर आके end हो रही है या किसी infinite point पे आकर end हो रही है, इन दोनों चीजों के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई चार्ज मौजूद हो. जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा है कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिपेल कर रहे हैं, जबकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की फील्ड लाइन को स्टार्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, या फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हुई नजर आ रही हैं नेगेटिव चार्ज के पास. Now moving towards today's another topic, which is electric flux. The word flux comes from word flow, और flow की meanings होती हैं बहना. It means that in electric flux we discuss about those electric field lines which is passing through a particular area or which is passing from a particular region. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बहाव किसी भी पर्टिकुलर एरिया से या किसी भी पर्टिकुलर रीजन से, इस चीज को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक चार्ज मौजूद है और उस चार्ज से 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट आउट हो रही हैं. उन 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से 100 लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन से पास होती गुजर रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि उस एरिया या उस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 100 लाइंस होंगी जो उस रीजन या उस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस दैट passes थ्रू द एरिया प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो नंबर फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस या वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी भी एरिया से जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है पास हो रही हूं, उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं. और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ए इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. नाउ यू विल अराइज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज वेक्टर एरिया ए. तो वेक्टर एरिया ए बेसिकली हमारे पास किसी भी एरिया की डायरेक्शन को शो करने का नाम है. यानी कि आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपको इस लेक्चर को ऑब्जर्व करना है अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या अपने लैपटॉप पे या पीसी के ऊपर, तो उस मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन आपके बिल्कुल सामने मौजूद हो, यानी कि उसकी प्लेसमेंट इस तरह से हो कि मैक्सिमम एरिया ऑफ दैट सरफेस या उस स्क्रीन का मैक्सिमम एरिया आपको आपके सामने नजर आ रहा हो. यानी कि हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास उस स्क्रीन को देखने के लिए जिस पोजीशन पे आप उसको रख रहे हैं वो पोजीशन बेसिकली उस एरिया या उस स्क्रीन का वेक्टर एरिया ए कहलाएगा. According to the definition of vector area, an area whose magnitude is equal to the surface area, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, उसकी जो मैथमेटिकल नंबर है वो उस सरफेस एरिया के बराबर हो, एंड डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड वेक्टर एरिया, और उसकी डायरेक्शन उस सरफेस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो. यानी कि उस सरफेस एरिया को अगर आप देख रहे हैं तो उसकी जो स्क्रीन है आपके सामने, उस लैपटॉप की या उस पीसी की या उस मोबाइल की, वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली आपके सामने
मौजूद हो. The mathematical expression for the electric flux can be written as phi is equals to E dot A. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को phi से जाहिर किया जाता है और वो बराबर होगा स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E and vector area A. And if we remove the dot product or dot sign between A and E, we write phi is equals to EA cos theta. The electric flux depends upon the orientation of surface area with respect to the field lines. यानी कि जो भी एरिया है उसकी ओरिएंटेशन के ऊपर हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों चीजों के बाद. यानी कि एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर वो होंगी तो लाजमी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, एक एरिया वेक्टर अगर वो होगा तो लाजमी बात है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, प्लस साथ में वो एंगल यानी कि वो थीटा कि जिस एंगल पे आपने उस एरिया वेक्टर को उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान प्लेस किया है उस एंगल के ऊपर भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा होता है. Electric flux at an angle. When the area is making an angle with the electric field lines, the electric flux can be determined by phi is equals to EA cos theta. यानी कि अगर एरिया वेक्टर A किसी पर्टिकुलर एंगल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर मौजूद है तो उसको जाहिर करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे phi is equals to EA cos theta का. The number of lines passing through the area will depends upon the angle theta. Now maximum electric flux यानी कि यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस वक्त मैक्सिमम होगा आपके पास if the surface is perpendicular to field such that the surface area is parallel to the electric field, then maximum electric lines of force will pass through the surface. यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान उस एरिया को परपेंडिकुलरली प्लेस करें और उस एरिया का एरिया वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के यानी कि 0 डिग्री का एंगल बना रही हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ तो वी गेट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दैट सरफेस which is phi is equals to EA cos 0 degree and we know that cos 0 degree equals to 1 so we get maximum electric flux EA. According to the concept, see this diagram कि आपके पास एक एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलरली प्लेस किया गया लेकिन उस एरिया का एरिया वेक्टर यानी कि डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया will be parallel to the electric field lines and this parallel electric field lines show the maximum flux passing through that surface. Therefore, large number of lines passing through that area. Now zero और minimum electric flux यानी कि किस वक्त आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा या मिनिमम होगा उसके लिए हम इसी सरफेस को कुछ इस तरह से प्लेस करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एरिया 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो लेकिन एरिया वेक्टर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री के साथ प्लेस हो जाए या 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो तो हमारे पास फ्लक्स ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा. If the surface is parallel to the field such that the surface area is perpendicular to the electric field then no electric field lines of force will pass through that surface. So theta will be 90 degree and we can see this diagram that the surface will be parallel to the electric field line but the area of that surface, area vector of that surface is normal to the electric field lines. So the angle between electric field lines and area vector will be 90 degree and the result will be 0. Means phi is equals to EA cos 90 degree and the result will be 0. So we can say that there is no line passed through that area.
For your practice, in last, I write an example numerical for you, which is calculate the flux through a surface whose area vector is 2 meters square. The total electric field lines passing parallel through that area is 5 न्यूटन पर कूलम. यानी कि एक सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर 2 मीटर स्क्वायर गिवन है और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उस एरिया से पैरेलल क्रॉस कर रही हैं उनका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन पर कूलम. डेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पास हो रही हैं उस एरिया से वो आपके पास है 5 न्यूटन पर कूलम. एरिया वेक्टर जो कि आपके पास डेल्टा ए से शो किया गया है वो है 2 मीटर स्क्वायर. एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर थीटा विल बी 0 डिग्री. फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equals to E dot delta A or E delta A cos theta. Solution for that, by putting the values of electric field lines and area vector and the angle between them, we get phi E, which is equals to 10 Newton per meter square per coulomb or 10 Weber.